हाय फ्रेंड, आज बात करेंगे भाग 4 हिंदी विषय हमारा है सीटेट 2020 की, जिसमें शिक्षण शास्त्र पेडोलॉजी की बात करते हैं। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग मित्रों इन नोट्स को बनाता हूं और बड़ी मेहनत के साथ बनाता हूं। तो मैं सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं। मित्रों, अगर मेरा नोट्स अच्छा लगता है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और मित्रों, एक बात बता दें इंपॉर्टेंट आपको कि सीटेट में जो हमारा पेडोलॉजी है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और मित्रों, मैंने इस नोट्स को बड़ी मेहनत साथ बनाया हूँ और इस अपने पॉइंट को बिंदुवार भी किया हूँ। चलिए देखते हैं किस तरह मैंने किया। पहला हमारा जो टॉपिक है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। व्याकरण की भूमिका मतलब हमारे भाषा अधिगम में व्याकरण किस तरह से भूमिका निभाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप देखिए मित्रों, मैं इसको पॉइंट वार डिफाइंड किया हूँ, देखिए किस तरह से किया हूँ। बात करते हैं पॉइंट 1 की। पॉइंट 1 हमारा है भाषा व्याकरण ही भाषा का मूल रूप होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा भाषा है, भाषा का मूल रूप हमारा व्याकरण ही होता है। ठीक है, समझ गए। अब पॉइंट 2 की बात करते हैं। व्याकरण के बिना भाषा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब जो हमारी भाषा है यह व्याकरण के बिना अधूरी है। बिना व्याकरण के हम भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, ना ही हमें समझ सकते कि हमारे सामने व्यक्ति क्या बोल रहा है, शुद्ध बोल रहा है, अशुद्ध बोल रहा है, कैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है, ये हम बिना व्याकरण के नहीं जान सकते। इसलिए इसका अस्तित्व बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बात करें पॉइंट 3 की। भाषा में सदैव परिवर्तन होता रहता है। भाषा के इस परिवर्तन पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? वह व्याकरण करता है। तो मित्रों, हमारी भाषा सदैव परिवर्तन होती रहती है। हम कभी वह शब्द बोलते हैं तो कभी कैसे बोलते हैं, तो ऐसे शब्द हम बोलते रहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा सामने वाले को कि हम परिवर्तन हो रहा है तो हम शुद्ध बोल रहे हैं कि अशुद्ध बोल रहे हैं? ये हमारा अशुद्ध शुद्ध पर नियंत्रण कौन करता है? व्याकरण करता है। व्याकरण के माध्यम से हम जानते हैं कि भाषा हमारी अशुद्ध बोली जा रही है कि शुद्ध बोली जा रही है। अब पॉइंट बात करते हैं 4 की। पॉइंट 4 है मित्रों, व्याकरण से भाषा की शुद्धता आती है। मतलब हम व्याकरण का उपयोग करते हैं अपने भाषा में, किस लिए? शुद्धता लाने के लिए, क्योंकि व्याकरण से पता चलता है कि हमारी भाषा कितनी शुद्ध बोली जा रही है। अब मित्रों बात करते हैं पॉइंट 5। व्याकरण से विभिन्न ध्वनियाँ व विभिन्न शब्द रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के ही माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ पता चलती हैं कि कैसी कौन ध्वनि है, और विभिन्न शब्द रूपों का ज्ञान होता है हमें कि हम व्याकरण के माध्यम से कि शब्द कैसे कैसे शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। व्याकरण के बिना शिक्षण का एक कठिन कार्य होता है। अगर भाषा शिक्षण में व्याकरण नहीं है तो समझ लीजिए आपका भाषा शिक्षण बहुत ही कठिन माना जाएगा। आप व्याकरण के बिना भाषा शिक्षण नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब व्याकरण ही ज्ञान नहीं है आपको तो आप भाषा शिक्षण किस तरह से करा पाएंगे? इसलिए व्याकरण की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं पॉइंट 7 की मित्रों। पॉइंट 7 हमारा है बच्चों को भाषा के नियम सिखाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। बच्चों को जो हम भाषा के नियम सिखाते हैं और तो उसको सिखाने के लिए हमें व्याकरण की बहुत आवश्यकता होती है। बिना व्याकरण के हम भाषा के नियम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अपनी एक रूल होता है। ठीक है, अब मित्रों पॉइंट 8 की बात करेंगे, जो देख लीजिए एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आया हो। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मित्रों देखते पॉइंट नंबर 8 क्या है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण नहीं सिखाते हैं, नहीं पढ़ाया जाता है, ना ही सिखाया जाता है। क्योंकि देखिए मित्रों, व्याकरण अगर हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं, प्राथमिक स्तर व्याकरण हम नहीं पढ़ाते हैं बच्चे को। प्राथमिक स्तर पर हम व्यवहारिक रूप में उसे मूर्त अमूर्त के रूप में उसे हर चीज़ सिखाते हैं। हमेशा उसे प्रैक्टिकली के डेमो दे करके उसे पढ़ाया जाता है, जो प्राथमिक स्तर का बच्चा होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी इतनी जो ज्ञान इंद्रिय होती है इतनी सक्रिय नहीं होती है कि वह एब्जॉर्व कर ले, इसलिए उसे मूर्त अमूर्त के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं उसके आगे क्या लिखा है। परंतु शिक्षक को व्याकरण का ज्ञान अवश्य होता है। जाहिर सी बात है, अगर शिक्षक को व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो उसे कैसे पता चलेगा कि बच्चे को हम शुद्ध बोलना सिखाएं या शुद्ध बोलना सिखाएं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये पॉइंट हमारा उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण प्रारंभ हो जाता है। मतलब 6 से 8 तक की उच्च स्तर की हम बात करते हैं, उसमें बच्चों का जो स्तर है
उसमें व्याकरण का शिक्षण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो मित्रों और भी आगे है व्याकरण की शिक्षण विधियाँ, और देखते हैं आगे क्या है। देखिए मित्रों, यहाँ पे लिखा है मैंने व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ में मैंने आपको अपने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें निगमन विधि आगमन विधि को समझाया है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ मिलेगी हमें, लेकिन यहाँ देख लेते हैं निगमन विधि क्या होती है। निगमन विधि समझ लीजिए यह सूत्र के आधारित काम करती है। इससे बच्चे सूत्र के आधार पर कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ डिफाइंड किया, देखते हैं। यह विधि रटने पर आधारित होती है। इसमें शिक्षक छात्रों को या तो मौखिक रूप से भाषण नियम बताता है या फिर लिखित रूप से बताता है, तथा विद्यार्थी उन नियमों व सिद्धांतों को रट लेते हैं। ठीक है, क्या करता है अध्यापक उन नियमों को बताता है, सिखाता है लिखित रूप में, किताब से श्यामपाठ में मतलब कक्षा में उस तरह से लिखित रूप में उन्हें सिखाता है। और यह विधि रटने पर आधारित होती है, और यह विधि सूत्र के पर आधारित होती है। ठीक है, इतना समझिएगा। और इसमें बच्चा क्या करता है, ना चिंतन कर पाता है, ना निरीक्षण कर पाता है, ना उपयोग कर पाता है, ये सब चीज़ें नहीं कर पाता है। जब बच्चा सूत्र के आधार पर और रटने पर ही हर चीज़ करेगा, उसे रटा रटाया सब कुछ देख कर ही मिल रहा है, नकल करने के लिए मिला है, तो उसका चिंतन विकास नहीं हो पाएगा। वह सृजनात्मक बालक नहीं, सृजनात्मक उसकी विकसित नहीं होगी। ठीक है, वह चिंतन नहीं कर पाएगा। और उसका निरीक्षण उसे कैसे पता चलेगा क्या गलत है, क्या सही। जो उसे रटाया जा रहा है वही पढ़ ले रहा है। अब हम बच्चे को क ख ग घ सिखा दिए तो बच्चा क ख ग सीखेगा। अगर हम उसे ABCD सिखाते हैं तो ABCD सीखेगा। अगर हम ABCD कहीं गलत पढ़ाते हैं तो बच्चा भी गलत पढ़ेगा। वह निरीक्षण नहीं कर पाएगा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं कि सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस विधि को आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगमन विधि की तरफ। आगमन विधि जो मित्रों हमारी होती है, आगमन विधि हमारी उदाहरण से नियम की ओर कार्य करती है। ठीक है, इस विधि में पहले हम बच्चे के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे को उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद बच्चा को सूत्र की तरफ धीरे धीरे ले जाते हैं। ठीक है, यह एक व्यवहारिक विधि है। इसमें बच्चे कुछ उदाहरणों के आधार पर ये स्वयं नियम बनाते हैं। इस विधि में बच्चे निम्न चरण से गुजरते हैं। आप समझिएगा कि बच्चे के सामने उदाहरण पेश करते हैं, छोटे छोटे उदाहरण पेश करते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उसे देखता है, सीखता है, तो वो खुद नियम बनाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे के सामने एक गेंद मैंने रखा और एक तरफ दूसरे की गेंद रखता, तो मैंने 2 गेंद रखा दूर दूर करके, तो बच्चा क्या करेगा, मैंने उस उदाहरण पेश किया ना गेंद की, तो बच्चा ये देखेगा कि हाँ ये तो, तब उसे बताएंगे हम गेंद है, तो समझ जाएगा बच्चा कि हाँ यह गेंद है। और उसके बाद जब 2 गेंदें रखे हैं तो बच्चा क्या करेगा, वो देखेगा कि ये गेंद यहाँ रखी है, गेंद यहाँ रखी है, तो उस 2 गेंदों को हम जोड़ेंगे कितना 2 होगा। तो वो क्या कर रहा है, वो सूत्र की तरफ जा रहा है, अपने छोटे सूक्ष्म की तरफ जा रहा है। ठीक है, और पॉइंट देख लीजिए, मैंने पॉइंट क्या लिखा है इसमें। सर्वप्रथम बच्चे के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गेंद का सहारा लेकर बच्चे उन उदाहरणों को निरीक्षण करते हैं। जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया कि जब गेंद रखेंगे तो बच्चा गेंद को देखेगा तो निरीक्षण करेगा कि हाँ गेंद मतलब 2 गेंदें रखी हैं यहाँ पर। अब देखते हैं, निरीक्षण के दौरान बच्चे को जो समानताएं मिलती हैं वे उन्हें नियम के रूप में स्वीकार करते हैं। इसे सामान्यीकरण कहते हैं। समझ लीजिए, जब बच्चे के सामने हम कोई उदाहरण पेश करते हैं तो हमने आपको बताया, जब उदाहरण पेश करते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसे निरीक्षण करता है और समानता मिलती है वह उस रूप में स्वीकार कर लेता है, उसे सामान्यकरण कर लेता है। मतलब समान रूप में सीख जाता है कि हाँ यह गेंद है तो यह गेंद है। उसे कभी पूछेंगे तो बच्चा बता देगा कि हाँ गेंद गोल होती है और यही गेंद है, इसे गेंद कहते हैं। अंततः अंत में उसे उन नियमों का परीक्षण करते हैं। वह फिर परीक्षण करते हैं कि हाँ क्या गेंद सच में गेंद ऐसी होती है, गोल होती है, तो वह सीख जाएगा उस तरह से। अब बात करते हैं प्रयोग विधि। देखिएगा प्रयोग विधि क्या है। प्रयोग विधि में इस विधि में आगमन विधि मिलती जुलती है। इसमें आंकड़ा उदाहरण का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला जाता है। देखिए मित्रों, इसमें क्या होते हैं, इसमें उदाहरण और उसके बाद आंकड़े का प्रयोग किया जाता है और बच्चा निष्कर्ष निकालता है। जैसे मैंने आपको बताया आगमन विधि के बारे में, तो आगमन विधि का जेस्ट यह क्या होती है, उसकी एकदम मिलती जुलती उससे होती है। उसमें प्रयोग विधि बच्चे को प्रयोग करके दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बॉल ले लिया और उससे कहा कि बच्चे इस गेंद को, एक गेंद उछलती है, तो बच्चा कैसे करेगा गेंद उछलती है। जब उसे हम पटक के दिखाएंगे, उसे ज़मीन पर पटकेंगे तो क्या गेंद क्या होगी, हवा में उछलेगी। जब उछलेगी तो बच्चा क्या करेगा, उसे देखेगा तो क्या उसके सामने क्या हो रहा है, वह तब वो समझ आ रही गेंद पटकने से क्या होती है, उछलती है। तो क्या वो प्रयोग विधि हमारी है, वो प्रयोग के माध्यम से क्या किया, उसे ग्रहण कर लिया उस उदाहरण को। ठीक है, फिर जब कभी वो देखेगा गेंद तो कह देगा कि हाँ गेंद तो उछड़ती है, गेंद जमीन पटकेंगे तो गेंद ऊपर जाती है, उछड़ती है, भागती है। ठीक है,
अब यहीं देख लेते हैं भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, देखिए मैं डिफाइंड किया हूँ। इस विधि में बच्चे का विकास, लेखकों की प्रवृत्तियाँ तथा पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, ताकि बच्चे भाषा के सही रूप जान सकें। इसमें संसर्ग विषय में यही होता है कि बच्चों को इसमें लेखकों के माध्यम जो उनका होता है पढ़ाई लिखाई किताब के माध्यम से पढ़ाते लिखाते हैं और उसे सही रूप में जान सके, ताकि बच्चे जान सके कि हाँ किताब में कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कबूतर कैसे लिखा जाता है, खरा कैसे लिखा जाता है। तो वह संसर्ग विधि के माध्यम से बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। मित्रों मेरी राइटिंग थोड़ा हैंड राइटिंग गड़बड़ है, बट आप लोग प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि राइटिंग की बात क्या है, बात जो लिखा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, अपने भावी जीवन में समझिए, व्यवहार के रूप में समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अब देखते हैं आगे की प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष विधि होती है हमारी। प्रत्यक्ष विधि में क्या पढ़ा जाता है, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। मतलब दो विधि होती है ना, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। आप कहते हैं ना डायरेक्ट हमारे सामने आ गया और इनडायरेक्ट आया, ठीक। आप अपने जीवन में अक्सर इस शब्द को प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का प्रयोग करते हैं ना। तो देखिए उस वैसे वही विधि है। इस विधि में बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं, अर्थात बच्चों को विद्वान लेखक तथा वे लोग जिन्हें भाषा पर पूर्व अधिकार हो से बातचीत के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह विधि अनुकरण पर आधारित है, यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। अब देखिए मैं डिफाइन करता हूँ। इसमें विधि प्रत्यक्ष विधि में यही होता है कि जो हमारे, जैसे आप समझ लीजिए आप अपने घर में बच्चा है, आप कोई बच्चा है, आप सीनियर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप बच्चे क्या करेंगे, बच्चे से आप बातचीत करेंगे, क्योंकि आपको भाषा के ज्ञान होगा, आप सीनियर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो बच्चों को आपको भाषा के ज्ञान होगा, व्याकरण का ज्ञान होगा, तो आप बच्चे से क्या करेंगे, उसे बातचीत करने का अवसर देंगे, आप उससे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा बच्चा, बच्चा आपका अनुकरण करेगा। जैसे आप सीनियर हैं, अभी पढ़ाएं का, तो का पढ़ा रहे हैं तो का पे आ की मात्रा लगी है, इसका मतलब आपको भाषा का ज्ञान है, तो बच्चा भी क्या कहेगा का, ठीक है। क्योंकि क्या कर उसे अवसर प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, उसे अवसर दीजिए कि वह अनुकरण करे आपका, ठीक है। अब चलते हैं, आप समझ गए होंगे मित्रों। अब बात करते हैं खेल विधि हमारी होती है। खेल विधि मित्रों बहुत बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है प्राथमिक स्तर पर। खेल विधि के माध्यम से बच्चा अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत ही रुचिपूर्ण से किसी कार्य को सीखता है और अपने भावी जीवन में उतारता है, ठीक है। मैंने व्याख्या किया, देखिए इस विधि में बच्चे सबसे ज़्यादा रुचि लेते हैं। खेल के माध्यम से बच्चों का शब्द भेद, लिंग भेद, वचन, संज्ञा आदि सिखाए जाते हैं। मतलब देखिए बच्चा जब अपने समूह साथी के साथ खेलता है तो वह क्या करता है, उसके शब्द भंडार की वृद्धि होती है, वह शब्द का भेद करना जान जाता है अपने साथी समूह के साथ, वह संज्ञा का प्रयोग करना चाहता है कि हाँ यह वह है, यह क्या है, उसे कैसे बुलाना है, तो वो क्या संज्ञा का प्रयोग कर जाता है। यह विधि सबसे ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि बच्चा इसमें खेल विधि के माध्यम से बहुत ही रुचि लेता है। मित्रों आज इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो कुछ लंबी हो गई है 13 मिनट की, तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको ये नोट किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, आपको आप किसी बुक में देखेंगे नहीं मिलेगा ये, क्योंकि कई बुकों के साथ मिलाकर बनाया गया है, ठीक है मित्रों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।